नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक पुरानी कहावत है कि अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। राहुल गांधी की संसद सदस्यता गंवाने से लेकर जारी संग्राम में कांग्रेस सहित विपक्षी दल एक तरफ जहां लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही का राग राप रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे ओबीसी समाज के अपमान के तौर पर प्रचारित करने में जी जान लगाए हुए है। वैसे धन्य है देश की जनता जिसे कान के बजाय कौवे के पीछे दौड़ने की पुरानी आदत है, तो वह भी अपने अपने हिसाब से दौड़ भी रही है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी ने जिन मोदियों के नामों का जिक्र अपने भाषण के अंश में केरल के चुनावी सभा के दौरान किया था, उनमें एक जैन, एक सिंधी और खुद सूरत के याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी घाची समुदाय से आते हैं। उनका असली सरनेम भूतवाला है। वैसे कांग्रेस के छप्पर में लगी इस आग में अपनी धोती सुखाने के उतावलेपन में भाजपा कहीं अपनी धोती खुद न जला बैठे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, सारा दारोमदार ऊपरी अदालतों के रुख पर टिका हुआ है कि राहुल गांधी के भविष्य का ऊँट किस करवट बैठता है। वैसे कई सियासी जानकार बीजेपी के राहुल गांधी पर इस कदर ध्यान केंद्रित करने से हैरान भी हैं। जो भाजपा अथाह रुपया खर्च कर बीते कई सालों से राहुल को पप्पू कह के जनता के बीच एक नैरेटिव गढ़ रही हो, अचानक से उसे कथित पप्पू के 17 सवालों से घबराहट होने लगी। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजघाट से राहुल को बीजेपी द्वारा पप्पू कहने का जिक्र सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किया है। अब जानकारों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसी रणनीति है, क्योंकि इससे राहुल और कांग्रेस को ही फायदा हो सकता है। कांग्रेस कह सकती है कि बीजेपी राहुल से डरी हुई है और इससे कांग्रेस की ये बात साबित होती है कि सरकार मोदी की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरअसल अब तक राहुल गांधी को बीजेपी एक बच्चे यानी पप्पू और अनुभवहीन शख्स की तरह पेश करती रही है, लेकिन पिछले साल शुरू की गई 3600 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि में भरोसा और वजन नजर आया है। कई लोग इस बात से उलझन में भी हैं कि साल 2019 के आम चुनाव में 539 में से 233 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले होने के बावजूद राहुल गांधी ही इतनी तत्परता के साथ अयोग्य कैसे हो गए। खैर, आते हैं राहुल के मुद्दे पर। रविवार के दिन राहुल मामले में 2 नए मोड़ लेकर आए हैं। एक और जहां राहुल गांधी की याचिका से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की अगुवाई में संकल्प सत्याग्रह शुरू किया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस रविवार को देश भर में संकल्प सत्याग्रह कर रही है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेता सुबह सुबह राजघाट पहुंचे। हालांकि पुलिस ने यहां धारा 144 लगा रखी थी, लेकिन नेता और कार्यकर्ता इसके बावजूद भी पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने रविवार को ट्विटर पर अपना बायो बदल दिया। उन्होंने खुद को डिस्क्वालीफाइड सांसद लिख दिया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि आज तक हम चुप रहे हैं तो आप हमारे परिवार का अपमान करते गए। मैं पूछना चाहती हूं कि एक आदमी का कितना अपमान आप करेंगे। मुझ पर केस लगा दो, लेकिन सच ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। वहीं दूसरी ओर मानहानि से जुड़े मामले में सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी ऊपरी अदालत में अर्जी देते इससे पहले ही केरल की आभा मुरलीधरन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग वाली याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वाली सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि केवल गंभीर और जघन्य मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं की सदस्यता ही जानी चाहिए। आभा मुरलीधरन ने अपनी अर्जी में कहा है कि धारा 8(3) संविधान के अधिकार से बाहर है, क्योंकि यह संसद के एक निर्वाचित सदस्य, सांसद या विधानसभा के सदस्य, विधायक के साथ ही उसके पूरे चुनावी क्षेत्र की अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम करती है।
और कानून बनाने वालों को अपने कर्तव्यों को स्वतंत्र रूप से निभाने से रोकती भी है। उन्होंने इस धारा को मनमाना और एक तरफा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे निरस्त करने की मांग की है। साथ ही शीर्ष न्यायालय से एक डिक्लेरेशन भी जारी करने को कहा है, जिसमें ये कहा जाए कि आपराधिक मानहानि केस में अधिकतम सजा पाने वाले नेताओं की सदस्यता स्वतः नहीं जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साल 2013 में लिली थॉमस मामले में दिए गए आदेश पर एक बार फिर से गौर करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि शुक्रवार दोपहर को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा था कि अडानी को लेकर 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के 9 दिन बाद 16 फरवरी को उनके खिलाफ मानहानि का मामला शिकायतकर्ता द्वारा हाई कोर्ट में अपना स्टे वापस लेने के कारण तेज हो जाता है। 27 फरवरी को बहस 1 साल बाद फिर से शुरू हुई। 17 मार्च को फैसला रिजर्व किया गया। क्या ये महज संयोग है? आमतौर पर किसी मुकदमे में प्रतिवादी खुद ऐसा करता है। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी द्वारा उस मुकदमे को, जिसे उन्होंने खुद 1 साल से रोक लगवा कर रखा हो, फिर से शुरू करने का फैसला राहुल गांधी के संसद में नरेंद्र मोदी के कारोबारी और पिछले कुछ समय से धोखाधड़ी और हेरफेर के आरोपों का सामना कर रहे गौतम अडानी से संबंधों को लेकर हमला बोलने के मुश्किल से 1 हफ्ते बाद लिया गया। ऐसा लगता है कि 7 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा भाषण के चलते सूरत से बहुत दूर संसद में भी कई काम बेहद तेजी से हुए। 8 फरवरी को स्पीकर ओम बिरला के कहने पर अडानी समूह से प्रधानमंत्री के रिश्ते वाले राहुल गांधी के भाषण के अंशों को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। तब कुल 18 अंशों को रिकॉर्ड से हटाया गया था। 10 फरवरी को कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को कथित तौर पर सदन की कार्रवाई रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। यह तब हुआ जब विपक्ष ने सदन के बेल में मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए। पाटिल ने जो क्लिप डाली थी उसमें विपक्षी सांसदों के चिल्लाने की तस्वीरें साझा की गईं, जो संसद टीवी द्वारा नहीं दिखाई गई थी। राज्यसभा के सभापति ने विवादास्पद कदम उठाते हुए एक विशेषाधिकार समिति से 12 विपक्षी सांसदों के खराब आचरण की जांच करने को कहा। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक इसमें 9 सांसद कांग्रेस से और 3 आम आदमी पार्टी यानी आप से हैं। इस बीच बीते 22 मार्च को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए 100वें सवाल के साथ हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला पूरी की थी। उन्होंने सवाल किया था, क्या सेबी, ईडी, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और सीबीआई अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ट्रेजरी बेंच द्वारा संसद को कभी भी चलने नहीं दिया गया। इसीलिए संसद में इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सका। इस मुद्दे पर स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव राहुल गांधी की लोकसभा अध्यक्षता रद्द होने पर सवाल उठा रहे हैं। वो इसकी क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ शामिल रहे हैं। योगेंद्र यादव आगे कहते हैं कि एक बार किसी मामले में स्टे लग जाता है, फिर सालों तक मामला रुक जाता है, लेकिन पूर्णेश मोदी का मुकदमा अचानक तेजी से चलने लगा और चला ही नहीं बल्कि घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगा। अरुण जेटली ने संसद में कभी कहा था कि जजों को मिलने वाला किसी भी तरह का लाभ उनके अगले या पिछले फैसलों से जुड़ा हो सकता है। योगेंद्र यादव कहते हैं, नए जज 27 फरवरी को मामले को सुनना शुरू करते हैं और 23 मार्च को मामले में आदेश आ जाता है। इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम संभव सजा देते हैं। आदेश आने के बाद लोकसभा सचिवालय महज 26 घंटे के भीतर इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द भी कर देता है। हालांकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के सेक्शन 8C में स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि किसी भी स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि को यदि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो फैसला सुनाए जाने के साथ ही वह सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। उसके आगे की जो भी तकनीकी कार्रवाई है वो लोकसभा सचिवालय कभी भी कर सकता है।
स्पीकर के ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी होने के पहले ही कानूनी तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी सदस्यता खो चुके थे। योगेंद्र यादव ये भी कहते हैं कि जानकार बताते हैं कि मानहानि के मामले में आमतौर पर या तो सज़ा होती नहीं, अगर होती है तो बहुत सांकेतिक सज़ा होती है। 2 साल की सज़ा देने का अर्थ ये है कि मानहानि मामले में राहुल गांधी का अपराध सबसे संगीन है। संयोग की बात यह है कि किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल की सज़ा ही संसद से सदस्यता रद्द होने का मानदंड है। अगर राहुल गांधी को 2 साल से थोड़ी कम सज़ा दी जाती तो राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ये कितना दिलचस्प संयोग है कि ये इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फैसला है और आईपीसी की प्रावधानों के मुताबिक है। आईपीसी की धारा 499 और 500 में इस बात को कहा गया है कि इसके लिए 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। एक बात यह भी है कि ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि सज़ा कितनी देता है। योगेंद्र यादव कहते हैं इसमें 2 पेच हैं। पहला ये कि आर्टिकल 103 के मुताबिक अगर किसी भी कारण से किसी सांसद की सदस्यता रद्द हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को इस बारे में एक आदेश जारी करना पड़ेगा। आदेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग से इसकी राय लेंगे। दूसरा पेच ये है कि इससे पहले जितने भी मामलों का हवाला दिया जा रहा है उन सब में नोटिस जारी होने से कम 1 से 2 महीने का वक्त दिया गया। आदेश आने और नोटिस आने के बीच 1 से 1.5 महीने के समय दिया जाता है। ऐसा तो कुछ इस मामले में हुआ नहीं। राय कहाँ ली गई, इस पर भी एक सवाल उठता है। धन्यवाद।